नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। सबको पूरे देश और दुनिया में सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे पहले बात करेंगे, आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से बात की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये कहा है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं वहाँ पर, उसको लेकर उनको बहुत अफसोस है, और इसके साथ में ईद की बधाई भी दी। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे बहुत पुराने दोस्त और बहुत नामी पत्रकार हैं इकबाल ममदानी, और बहुत गहरी जानकारी रखते हैं, गहरी पैठ रखते हैं इस पूरे जानकारी को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर खासकर। इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले ईद मुबारक। धन्यवाद संजय जी। हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो जो नवरात्र चल रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई। साथ ही देश विदेश जो हमको देख रहा है उनको ईद की बहुत बहुत शुभकामना है। ये भाईचारे का कल्चर हमारा जो है वो सदियों से रहा है। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, मुझे ऐसा लगता है कि संजय जी काफ़ी वक्त उन्होंने ज़ाया कर दिया। इस जंग को शुरू हुआ आज 22वां दिन है। 22 दिन के बाद अब उन्हें लगता है कि उन्हें बात करनी चाहिए थी। देखिए, जब 28 फरवरी के दिन जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उसको जब मारा गया, एक तरीके से हत्या की गई, उसके साथ में ये देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि खामनेई जो थे सुप्रीम लीडर, वो शहीद हुए हैं। वो हत्या मतलब उनको मारा गया कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए संजय जी, आप जो बता रहे हैं वो जो लीडर्स या उनके कौम जो है वो उन सारी चीज़ों को मार रही है। एज ए पत्रकार हम इन सारी चीज़ों को ऐसा देखते हैं कि उनकी शहादत से ज़्यादा कि उनकी हत्या की गई है। सिर्फ उनकी नहीं, 40 उनके साथ जो लोग थे उनकी हत्या की गई। उसके बाद आपने देखा कि स्कूल्स के ऊपर हमला किया गया, जिसके अंदर 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसके अंदर स्कूल्स की छात्राएं खास करके थी। और उसके बाद एक एक करके अलग अलग लोगों पर जिस तरीके से बम बरसाए गए हैं, साफ तौर पर 1500 के आसपास जाने जो है वो सिविल लोगों की गई है। उसके अंदर कुछ हो सकता है IRGC या आर्मी के लोग भी मारे गए हो, लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं। आपने देखा कि अली लारेजानी जो कि उनके बहुत सीनियर लीडर थे, उसके बाद में उसकी हत्या की जाती है। इन पूरी चीज़ों को आप देखिए तो एक साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो संकेत वो ये है कि ईरान के ऊपर जानबूझकर एक प्रेशर टैक्टिक यूज़ करने के लिए ये हमला किया गया था, और वहाँ सारे ही बेकसूरों की जान ली गई है। ये शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के जो प्रधानमंत्री है, उनका एक सपना था पिछले 40 साल से कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी तरीके से ईरान को जो है वो प्रेशर टैक्टिक के तहत दबा दे और वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक छत्र राज करे। लेकिन पूरी चीज़ों को देखेंगे तो अमेरिका के चलते आप कतर, बहरीन, सऊदी, UAE जितने इस तरह के मुल्क है, खास करके वो अमेरिका के या तो सहयोगी है या तो हाल फिलहाल के अंदर वो इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो गए हैं, कुछ खुल करके, कुछ बंद हालात के अंदर। तो इस पूरी अगर मुस्लिम जो कंट्रीज़ है उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो अमेरिका से दबे हुए। जो लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उसके अंदर वो इराक हो जिसके अंदर सद्दाम हुसैन थे, लीबिया के अंदर कर्नल गद्दाफी थे, इन लोगों ने जब आवाज़ उठाने की बात की गई तो उन्हें अलग अलग केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स की बात करके उन पर हमला किया गया, उनकी वहाँ रिजीम चेंज की गई और आखिरकार उन्हें मार दिया गया। लेकिन इसमें आप, अच्छा हुआ आप ये जानकारी जो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हम में से नहीं जानते होंगे, उनको अपडेट भी होना चाहिए, क्योंकि जो नए जनरेशन के लोग हैं, हो सकता है कई लोगों को जानकारी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि लीबिया की बात करें, इराक की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, जहाँ पर भी समय के साथ साथ अमेरिका ने ये बताने की कोशिश की कि भाई हम वहाँ के तानाशाही को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन और साथ में महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की स्वतंत्रता के बहाने जो है वो वहाँ पर एक तरीके से ये कहना है लोकतंत्र लाना है। लेकिन इराक में बताइए, वहाँ कह रहे थे कि अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति भी कहते थे, जॉर्ज W. बुश, कि भाई हम आज़ादी दिलाना चाहते हैं, वहाँ के लोग अपनी सरकार चुने। लेकिन आज़ादी जिस तरीके से वहाँ पर हमले हुए और उसके बाद जो है वहाँ पर क्या हुआ आपको भी मालूम है। लेकिन उसके बाद क्या वहाँ पर लोकतंत्र आया? क्या लोग वहाँ जो आज़ादी चाहते थे वहाँ पर आज भी तस्वीर क्या है? साथ में लीबिया की बात देखिए, वहाँ देखिए आज भी क्या है। अफगानिस्तान में क्या हुआ, जिस तालिबान के खिलाफ
इतना बड़ा युद्ध लड़ा, करीब करीब 20 साल जो है वहाँ पर अमेरिका ने अपनी सेना को रखा, और जैसे ही हटाया वहाँ पर तालिबान सरकार। देखिए, उस तालिबान सरकार को आप आज मान भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरह मैंने कहा, लीबिया, इराक, जॉर्डन, सीरिया, आप सभी जगह देख लीजिए, सभी के ऊपर इस तरह के वेपन्स की या टेररिस्ट को सपोर्ट करने की बात की गई। लेकिन वही अमेरिका के अंदर बाद में इतने साल के युद्ध चलने के बाद में जो रिपोर्ट्स आती है वो ये बताती है कि इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। सच्चाई ये है कि अमेरिका किसी भी तरीके से ऑयल पे या मिनरल अर्थ जो है उनके पास, वो कब्जा करके दुनिया का दादा बनना चाहता है। इसी के लिए चाहे अभी वेनेजुएला की बात करें, जिसके अंदर मादुरो को उनके घर से उठा लिया गया, या इराक के ऊपर हमला किया गया था, लीबिया के ऊपर, जॉर्डन, सीरिया, जितना आप ये टुकड़ा है देखिए, उसी के अंदर अमेरिका की चाहत ये है कि ये पूरी चीज़ें उसके अंडर में आ जाए, ये जो अरब्स है या मुस्लिम कंट्रीज जो है वो उसके प्रेशर में चले और वो खुद दादा बन करके दुनिया का राज करे। देखिए, सद्दाम हुसैन को मारने के बाद आज भी देखिए इराक की क्या हालत है, क्या वहाँ पर लोकतंत्र आ गया? देखिए जिस तरीके से वहाँ किया गया कि वहाँ पर खतरनाक हथियारों का भंडार किया जा रहा है, कहाँ गए खतरनाक हथियार, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, सबसे पहली बात ये बड़ा ही सोचने वाली बात है कि अमेरिका, भाई आपके पास देखिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार बने हुए हैं, हिंदुस्तान भारत के पास न्यूक्लियर हथियार बने हुए हैं, कोरिया वोरिया में जाइए उधर तो और ज़बरदस्त मामला है। तो हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए बनाने का अधिकार तो है। नहीं, देखिए, इजराइल की आपको मैं बता दूं कि अभी जो 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बयान आया था, उसमें एक पत्रकार ने जब पूछा कि क्या आपको लगता है कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर हमला कर सकता है, तब उसने ये नहीं कहा कि नहीं उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। उसने कहा कि नहीं, वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि माफ करेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी मानते हैं कि उनके पास हथियार है जिन्होंने वो दुनिया को बताया नहीं है। और दूसरी बात, आपने जिस तरीके से कहा कि लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में आप मुझे समझाइए, इस पूरे देश के अंदर जितने भी देशों के ऊपर हमला किया गया है, क्या वहाँ पर जिन चीज़ों को लेकर के हमला किया गया था, जो मामलात बताए गए थे, क्या उसमें कोई चीज़ें मिलकर आई? तो आपको पता लगेगा नहीं। अमेरिका ने पिछले 75 सालों के अंदर, आप एक तरीके से देखिए, जितनी भी जंगें, चाहे वो वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, लीबिया हो, या मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल को रख करके लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें की है, ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक यूज़ की जाती है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले उनके लोकसभा के अंदर कहा कि इजराइल और अमेरिका पहले जो है वो आग लगाते हैं, फिर धुआं उठने के ऊपर आवाज उठाते हैं। एक मिनट, वो ये बहुत अच्छी बात, एक सवाल मेरे मन में आया है। हालांकि थोड़ी देर पहले हम जब ये इंटरव्यू शुरू किया उससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये ईरान पर जो हमला हुआ, अमेरिका ने किया अचानक 28 फरवरी को, उसके बाद इधर से अब देखिए इजराइल, दोनों ने मिलकर हमला किया। उससे कुछ दिन पहले की बात है, पूरी दुनिया ने देखा कि सड़कों पर एक छोटा सा हिस्सा ईरान के सुप्रीम लीडर के शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरा, खूब बवाल हुआ शासन के खिलाफ। उसमें कुरान को लेकर जिस तरीके से बातें की गई वो आपने देखा, वो पोस्टर जिस तरीके से आए वो देखा, लोग बुर्का निकाल के फेंक रहे थे वो देखा। तो क्या ये प्री प्लान्ड था कि ऐसा अमेरिका की तरफ से वो जो वहाँ पर अगर हो सकता है कि इसमें कुछ स्लीपर सेल्स होंगे या फिर सरकार के जासूस होंगे, लोगों को भड़काना शुरू किया वहाँ शासन के खिलाफ, क्या इसकी तैयारी थी क्या? वो आपको क्या लगता है? मैं सीक्वेंस से आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। लगातार 40 साल से बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपति को ये बताने की कोशिश करते रहे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो 1 महीने में 2 महीने में न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, लेकिन किया जाए। तो एप्स्टीन फाइल का मामला आपने देखा, दुनिया के अंदर बहुत तेजी से गर्म है, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दुनिया के कई बड़े लीडर्स के नाम आ रहे हैं। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की शायद कोई मजबूरी है जिसको लेकर के उन्हें बात को मानना पड़ा। शुरुआत के अंदर ये कहा गया था कि जिस तरीके से जनवरी के अंदर ईरान के अंदर कुछ लोग रजीम चेंज को लेकर के बाहर आए थे, तो मोसाद ने, CIA ने ये जानकारी, ये कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को दी कि जैसे ही हम हमला करेंगे, टॉप लीडरशिप मारी जाती है, तो कुछ ही घंटों के अंदर लोग जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे, रजीम चेंज हो जाएगी और 4 दिन के अंदर ईरान जो है वो हमारे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन देखिए अब तो ये सुनने में आ रहा है, जो सोर्सेज कह रहे हैं और कुछ न्यूज़ चैनल्स के पत्रकार वहाँ गए हुए हैं, वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं और जो सीधी तस्वीरें आ रही है, यानी कि कोई प्लांट करके कह रहा है, हम ये देख रहे हैं कि ये आ रही है कि भाई वहाँ की जनता जो है, वहाँ के लोग जो है, वहाँ की आवाम इस समय के सुप्रीम लीडर के साथ है, पूरे देश के शासन के साथ एकदम एकजुट से खड़ी है। तो ये तो एक तरीके से रिजीम चेंज वाली बात
और जिस तरीके से अमेरिका सोच रहा है, इजराइल सोच रहा है कि वहाँ पर हम सत्ता पलट देंगे और जो निर्वासित जो प्रिंस हैं उनकी सरकार ले आएंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप सिर्फ ईरान को मत देखिए। ईरान से पहला रिजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो इमरान खान जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट कि हम अपनी ज़मीन किसी भी हमले को लेकर के अमेरिका को नहीं देंगे। तो आपने देखा जो बाइडेन उस वक्त राष्ट्रपति थे, उसने सबसे पहले एक आला छोटे से ओहदेदार को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की आर्मी फोर्स के ऊपर प्रेशर किया और इमरान खान को हटाया गया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इमरान खान आवाज़ उठा सकते हैं मुस्लिम लीडर बन करके। अब उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो ईरान को किया गया, ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट तुर्की है। तो ये जी, मैंने ये भी सुना है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं इकबाल, वो ये कि इसके बाद जो है क्यूबा नंबर में है, क्यूबा है, ग्रीनलैंड है, देखिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि इजराइल को डर है कि पाकिस्तान के पास जो हथियार है न्यूक्लियर, उसके पास तो एक से एक हथियार बना हुआ है, न्यूक्लियर पावर बहुत मजबूत है पाकिस्तान इस मामले में। तो पाकिस्तान हो सकता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड को देखते हुए अचानक जो है दाग देगा सीधे इजराइल पर। देखिए, कई अलग अलग वजह है। मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जो केंट ने अभी एक इस्तीफा दिया, जिन चीजों को लेकर के अमेरिका ने और इजराइल ने हमला किया है, उसने साफ तौर पर ये कहा कि ये हमला बिल्कुल गलत है, ईरान का कोई प्लान नहीं था, वो जो है अमेरिका पर सीधे कोई हमला करने वाला था या अमेरिका को खतरा था। तुलसी गाबार्ड ने साफ तौर पर ये कहा है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वो गलत है। उससे ज्यादा नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इनके पास न्यूक्लियर पावर भी है और आने वाले दिनों के अंदर ये इस तरह के हथियार बना चुके हैं या बना रहे हैं जो अमेरिका के लिए खतरा है। तो साफ तौर पर ये चीजें है कि वो अमेरिका जहां लगता है उसको खतरा है, उस मुल्क के साथ में वो उस तरीके के व्यवहार करते हैं। वही अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल का भी मकसद ये है कि किसी भी तरीके से उसको जो है ग्रेटर इजराइल बनाना है। उस ग्रेटर इजराइल के अंदर उसका एक सपना है जिसके अंदर इराक, सीरिया और सऊदी का कुछ पार्ट आता है। ऐसा अगर पूरा हम देखें इस ग्रेटर इजराइल को लेकर के, तो ये आज से नहीं, एक बहुत ज़माने से इनकी एक तमन्ना है ग्रेटर इजराइल की। उसकी वजह जो है, आज हम ऑयल और गैस को देख रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि जूस जो यहूदी है, उनकी किताबों में लिखा है कि जब तक एक ग्रेटर इजराइल नहीं बनता है, उस ग्रेटर इजराइल जब तक तैयार नहीं होता, जब तक जो उनका मसीहा दुनिया में आने वाला है वो मसीहा नहीं आएगा। तो न चाहते हुए एक ये रिलीजियस फाइट भी है। अच्छा, दूसरा ये फाइट अगर हम देखें तो सबसे पहले जेरूसलम का जो मस्जिद अक्सा की हम जो बात करते हैं या यहूदी थर्ड टेम्पल की जो बात करते हैं, ये लड़ाई वहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो मस्जिद अक्सा है उसके भी अलग अलग 3 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, जिसको एक तरीके से मुसलमान अपनी एक अहम जगह मानता है, क्रिश्चियन अपने अहम जगह मानता है और यहूदी भी अपने आप के अंदर वहाँ एक अहम जगह मानता है। तो इजराइल जो चाहता है किसी तरीके से कि उससे मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसे थर्ड टेम्पल में बदली किया जाए। तो आप इस लड़ाई को एक रिलीजियस एंगल भी देकर के जोड़िए। आप और हम सिर्फ ऑयल और इनकी बात कर रहे थे कि इजराइल चाह रहा है कि किसी भी तरीके से जितनी ऑयल के ऊपर मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो अपने आप में राज कर रही है, अगर वो तबाह हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इन फायदे को लेकर के जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी अगर जिस तरीके से जंग में आए थे और जंग में आने के बाद में उन्हें पता नहीं था, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उनके पास एग्जिट के लिए जगह नहीं। मैंने देखिए, अभी इकबाल ये है कि बार बार ट्रंप जो है ना स्टेटमेंट बदल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ये युद्ध शुरू हुआ, पूरे दुनिया में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस देखने में आने लगा, असर होने लगा, तो बोल रहे हैं 30 दिन की हम छूट दे रहे हैं भारत को बोल रहे हैं हम 30 दिन की। नहीं सर, आज मैं उससे बड़ा अपडेट अभी देता हूँ। एक मिनट सुनिए, वो पहले कहे कि 30 दिन की आपको छूट देना, आप रूस से खरीद सकते हैं, वो तेल जो समुद्र में पहले से जहाज में है आप ला सकते हैं। अब देखिए आज की हालत ये हो गई है कि ये दे दिए 30 दिन की छूट दिया कि ईरान से जो तेल है जो समुद्र में है जहाजों में, वो आप मंगा सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए बोल रहे हैं। तो ये एक तरीके से वो जानते हैं कि अमेरिका के पर जो है बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस अब आ रहा है और सीधे सीधे उनको लग रहा है कि अब तो कुर्सी खतरे में है, क्योंकि देखिए अगर पूरी दुनिया से बहुत माल जाता है वहाँ पर, सब जगह पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ेंगे और फ्रेट के भाव बढ़ेंगे, तो वहाँ पर उसका असर साफ देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में सब उसके विरोध में आ गए हैं। ब्रिटेन साथ देने को राजी नहीं है, जर्मनी ने सीधे हाथ पीछे खींच लिया है, इटली ने हाथ पीछे खींच लिया है कि भाई ये जुल्म के तरीके से वो देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका ने वहाँ पर हमला किया है। तो इसको लेकर जो है अब बहुत ही गंभीर समस्या, और ये भी एक प्रश्न आ रहा है
कि अमेरिका तो जहां मर्जी वहां जाके हमला कर दे रहा है, ताकत दिखा रहा है, मतलब हम तुम्हारे दादा हैं, और हो सकता है किसी दिन भारत पे नहीं आ जाए भाई, हम चलो हम तुम्हारे पास। मतलब इंडिया को भी अगर सख्त स्टैंड नहीं लिया, जिस तरीके से आज भी तस्वीर बन रही है कि भारत स्टैंड नहीं ले रहा है या आ रहा पार। अगर पहले तो आपने ईरान की निंदा की कि भाई वहां पर सऊदी अरब में वहाँ जो इस तरीके से वहां पर हमला किया, वो भी ईरान पर हमला किया, तब जाके ईरान ने वहां पर हमला किया, तो ईरान के हमले की आपने निंदा की। लेकिन अब जाकर इतने दिनों के बाद ईरान के उनके अफसोस जाहिर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये डबल ढोल की टाइप की जो मैं इसका आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ईरान के लिए भी ये कहा है कि दुनिया चाहे तो कुछ दिनों तक सैंक्शंस हम हटा रहे हैं और ईरान से जो है ऑयल ले सकते हैं। जिस सैंक्शंस को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद सिर्फ जहाज़ों की निकलने की बात नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जहां अमेरिका ये कह रहा था कि वो हमला करेगा, उसकी नेवल आएगी, उसके मरीन कमांडोज आएंगे, आज का ताज़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खाली नहीं कराएंगे। उसका कहना है कि अमेरिका का तेल जो है यहाँ से नहीं जाता है। इससे बड़ी बात यह है कि जिन मुल्कों का जाता है वो लड़ने के लिए सामने आए तो वो तैयार नहीं है। चाहे यूरोपियन यूनियन की बात करो, नेटो फोर्सेस की बात करो, सभी ने इस जंग से किनारा कर लिया। दूसरी बड़ी बात है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन 20 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैसा अलग अलग बेसिस पे अमेरिका का लगा था, उसने देखा कि वो स्वाहा हो चुका है। और आगे जिस अरब को ये बताया जाता था कि वो उसकी सुरक्षा करेगा, तो अब अरब भी ये समझने लग गए या मुस्लिम कंट्री समझने लग गए कि अमेरिका जब खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो हमारी क्या करेगा। इन चीजों को लेकर के एक सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा, दुनिया में देखिए भारत ने कभी ऐसा नहीं बोला कि अमेरिका हमारी रक्षा करेगा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनली कर रहा हूँ। मैं भारत पे भी आता हूँ। दूसरा, जो मिडिल ईस्ट के बाद दुनिया के अंदर जिस तरीके से ग्लोबल क्राइसिस शुरू हुआ है और जिस तरीके से कतर पे भी पहले इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के ऑयल भंडार पे और गैस भंडार पे हमला किया, उसके बाद में उसने ईरान ने साफ किया था कि आप जहां जैसे हमला करोगे हम वैसा आपको जवाब देंगे। तो आपने देखा सऊदी, कतर, यूएई हर जगह पर जो है हमले तेज हो गए। कतर की जो गैस रिफाइनरी है, गैस का बेसिस है उसकी, वहां पर पूरी तरीके से प्रोडक्शन रोक दिया गया है। तकरीबन 17% जो प्रोडक्शन है वो 5 साल तक नहीं होगा। अगर ये हालात और बढ़ते हैं तो दुनिया का जिम्मेदार जो होगा वो अमेरिका होगा। दूसरा, जो शेयर मार्केट के अंदर लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो गिरते जा रहे हैं। देखिए, जंग जब से शुरू हुई है तब से अब तक मैं आपको बताऊं 35 लाख करोड़ से ज्यादा का पूरी दुनिया का नुकसान हो चुका है, जिसके अंदर भारत का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। भारत का तकरीबन 18 से 20 लाख करोड़ का नुकसान जो है अब तक। लेकिन देखिए इकबाल, एक बात आप एक मिनट माफ करिएगा, मैं और एक बात आपकी इंडिया पे बात कर रहा हूँ। आपने जिस तरीके से कहा कि अगला निशाना अमेरिका का भारत भी हो सकता है, आपको मैं बता दूं 4 दिन पहले NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पत्रकार बनकर के, लेकिन अचानक वो मणिपुर वगैरह जाते हैं और पता अच्छा ये वो भी व्यक्ति है जो लीबिया और अलग अलग कंट्रीज के अंदर कई ऐसे रिजीम चेंज कराने के हालात पैदा कर चुका है। तो इसी तरीके का जो भय उनको आ गया और लगातार उसके अंदर जांच हुई, उसके बाद में एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया और एजेंसीज ने फटाफट से गिरफ्तार किया। तो अमेरिका दुनिया की हर जगह चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को अपना खास बताता है और उसको लेकर के लगातार चीजें उसके रियायत करता जा रहा है। आपने जब अभी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने आज बात की, मुझे ऐसा लगता है कि 22 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री ने काफी देर कर दिया। शुरुआत में जब इस तरीके से ये हमला हुआ था और सुप्रीम लीडर की हत्या की बात आई थी, उसी वक्त हमको जो है हमारे बहुत हजारों साल के रिश्ते थे, उसको लेकर के उन्हें कंडेम करना चाहिए था कि ये चीजें हुई है, गलत हुई है। लेकिन हमने देखा कि जब सोनिया गांधी का एक लेख पेपरों में आता है और कांग्रेस जो है वो ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में जाकर के लगातार शोक व्यक्त करती है, उसके बाद में हमारे विदेश मंत्री को वहां भेजा जाता है जो शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन इस शोक में उनके मारे जाने को लेकर के ना कोई दुख जाहिर किया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है मिडिल ईस्ट की अलग अलग कंट्रीज से बात करते हैं, लेकिन ईरान से बात नहीं करते हैं। उसके बाद आज जाकर के वो ईरान से बात कर रहे हैं। देखिए, उसकी वजह साफ है कि जिस तरीके से हालात देश की बिगड़ती जा रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर मामला चल रहा है। दूसरा, अभी हुतीज जिस तरीके से कूदे हैं, हुतीज ने कहा है कि हम ईरान के साथ आ गए तो वो रेड सी का रास्ता बंद हो जाएगा। तो दुनिया की जो 40 से 45% जो ऑयल सप्लाई है वो एक तरीके से चेन जो है वो खत्म हो जाएगी। और इस पूरी जंग का अगर मकसद देखे तो भारत को तो परेशानी उठानी है। उससे पहला जिस तरीके से वेनेजुएला पे आपने अमेरिका ने कब्जा किया, इराक के अंदर उसका एक बेस बना हुआ था, सऊदी वगैरह पे वो काबिज है एक तरीके से, तो उसका मानना था कि अगर ईरान पे वो कब्जा कर लेता है तो एक तरीके से ऑयल का वो किंग हो जाएगा और चाइना को जो है पूरी तरीके से दबाने में वो सक्षम होगा। देखिए, एक सवाल जो है, और ये बातें हमेशा से उठती रही हैं कि वहां पर भी देखिए खूब बवाल हुआ है
और अंदर अंदर खूब कई सालों से चल रहा है। इधर सऊदी अरब अपने आप को वहाँ का मुखिया बनाना चाहता है और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ है कि ईरान मुखिया ना बन जाए मुस्लिम कंट्रियों का। तो इसमें सऊदी भी जो है साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है ईरान के खिलाफ। वो नहीं चाहता है कि ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत हो और वो दादागिरी करे। आपको क्या लगता है? देखिए, सऊदी की अगर बात करें, जिस तरीके से आपने कहा, कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर ईरान की बादशाहत की बात करें या ईरान को वहाँ बिठा करके सपोर्ट, पहला शुरुआत के अंदर अगर हम आज से 50-55 साल पीछे जाए तो जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया उससे पहले ईरान को इन मिडिल ईस्ट की कंट्री के सामने लड़ाई करवाने वाला या पावर देकर के अपना एक तरीके से पावर और वर्चस्व जमाने के लिए अमेरिका ने ही इस बात की पहल की थी। उसके बाद आपने देखा कि जब इराक और ईरान वार तकरीबन 8 या 9 साल चला, उसके अंदर भी अमेरिका ने उसी का सपोर्ट किया। अब जाकर के जब 1987 के अंदर मुझे लगता है कि जब रेवोल्यूशन आया तो अमेरिका अब ये चाह रहा है कि इजराइल को यहाँ एक सुपर पावर के तौर पे खड़ा किया जाए और वो अपनी बादशाहत कायम करे, लेकिन ईरान इन चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप पूरी तरीके से देखिए। अच्छा, इसमें इकबाल अब जो है हम इसको रैप अप करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में अभी तक हम शुरू से देख रहे हैं भारत भी एक बहुत बड़ा पावर बन चुका है और अभी विश्व स्तर पर बन रहा है। तो ऐसे में भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। आपको नहीं लगता है क्लियर करना चाहिए भाई हम ईरान के साथ हैं, उसके साथ ज्यादती हो रही है तो सीधा बोल दे भाई हम ईरान के साथ नहीं है, इजराइल के साथ हैं। देखिए, विदेश नीति को लेकर के पिछले जब से भाजपा सरकार, खास करके मोदी सरकार आई है, हमारे स्टैंड्स क्लियर नहीं है। हम जितने रिश्ते हमारे रशिया से रहे हो, बहुत पुराने रिश्ते रहे हो, उसका हमने ख्याल नहीं किया। ईरान से हमारे हज़ारों साल के रिश्ते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री 2017 में कह चुके हैं कि हमारी जो संस्कृति है शुरू होने से पहले हमारे एक रिश्ते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को अगर आप देखें प्रधानमंत्री के बयान को, उस बयान से अचानक वो 2025 में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रेशर आ रहा है अमेरिका का, अब वो प्रेशर चाहे वो कई लोगों का कहना है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर के है, किसी का कहना है कुछ और प्रेशर है, कुछ और दबाव है। तो हमने इन पूरी चीज़ों में देखा कि चाहे इस पूरे मामले के अंदर लगातार टैरिफ की बात हो या बात की जाए अभी ऑयल्स को लेकर के, हम अपने देश का हित नहीं देख रहे हैं, हम पर्सनल हित देख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामला के अंदर 22 दिन, आज 22वां दिन है, जिस तरीके से ऑयल और डीजल और पेट्रोल की और गैस की जिस तरीके से किल्लत हमको हो रही है, अगर ये आज भी जंग खत्म हो जाती है, आप ये समझ लीजिए, तब भी आसान इसलिए नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट से हमारे रिश्ते। सुनिए, थोड़ा सा मैं फिर से ट्रैक पे आना चाहता हूँ कि हम कह रहे थे कि मेरा ये कहना था कि या सीधे बोलते हम इसके साथ हैं या इसके साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद दिन पहले ही वहाँ गए थे, युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल। उन्होंने तो खुले तौर पर कहा था कि हम इजराइल के साथ खुले तौर पर हैं, और अभी यहाँ पे अफसोस भी जता रहे हैं, पहले उधर अफसोस जताया दोनों तरफ से। तो ऐसे में और बड़ा ही एक कंफ्यूजन सा पैदा होता है कि भारत क्या कर रहा है। भाई आप डिप्लोमेसी कीजिए, ठीक है, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। या तो सीधे बोलिए ईरान के साथ अन्याय हो रहा है, या तो सीधे बोलिए भाई इजराइल के साथ, इजराइल क्यों डरा हुआ है, उसकी असलियत ये है। देखिए, इजराइल हमारे प्रधानमंत्री से पहले प्रधानमंत्री है जो इजराइल का उन्होंने दौरा किया। हमारी पॉलिसी, हमारा स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, कांग्रेस सरकार हो, कोई भी हो। हमारा स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि हम इजराइल के साथ नहीं, फिलिस्तीन के साथ हैं, ठीक है। वो स्टैंड से हम हटे। 2 बार प्रधानमंत्री ने विजिट के बाद हम ये कहते हैं कि शिया सुन्नी का जो इतिहाद है वो अलग अलग हम बनाने जा रहे हैं। हम इजराइल के साथ है, एक तरफ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के दुनिया में सवाल उठ रहा है कि क्या एप्स्टीन फाइल को लेकर के ये प्रेशर है या कुछ और वजह है। दूसरी बड़ी बात कि ब्रिक्स कंट्री का जो हम एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, वहाँ भी हम एक तरीके से बैकफुट पर आ गए। तो इसका असर मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज जो है, अगर ईरान अब पावर में आता है आने वाले दिनों में, जिस तरीके से शर्तें रखी है, और ईरान के बाद इस प्रेशर के बाद जिस तरीके से अमेरिका बैकफुट पे जाता नजर आ रहा है, तो अगर ईरान पावर में आ जाता है और ये जंग रुक जाती है, उसके शर्तों पे होती, तो इसका सीधा असर जो है वो भारत पे गिरेगा, वो फॉरेन पॉलिसीज पे गिरेंगी। ईरान जो है वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। दुश्मनी के चलते ही वो हमारा ऑयल जो है अभी आने नहीं दे रहा है, जिससे उनके रिश्ते अच्छे हैं, उनके सभी के वैसे छोड़े जा रहे हैं, लेकिन हमारे नहीं छोड़े जा रहे हैं। हमारे 2 जो छोड़े भी गए हैं तो उस पर समझौता हुआ है कि उनके बदले हमको क्या क्या चीज़ें देनी है।
तो आप ये मानिए कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए ये हालात खराब होंगे। रशिया, चाइना, ईरान, ये जो है एक ब्लॉक के अंदर आएंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान भी कई हद तक शामिल रहेगा न चाहते हुए। देखिए, एक बात ये भी है, अगर हम पूरा देखें तो एक्सपर्ट्स तो अब ये भी कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल कर गया सीधे सीधे, और अमेरिका जो है ढाल बन के अमेरिका को सामने लाया, और ढाल ही टूटता नजर आ रहा है, और अब जो है अमेरिका की हालत खराब हो गई है। और देखिए, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई बहुत जगह तो जो है, और जिस तरीके से ऑयल क्राइसिस हो गया है, गैस की क्राइसिस ऑलरेडी दुनिया में बहुत जगह हो गई हैं, सब चीज़ों के भाव बढ़ गए हैं, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि भारत में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, कुछ राज्यों में बड़ा मुश्किल से कंट्रोल किया जा रहा है, चुनाव खत्म होते साथ सटाक से ऊपर जाएगा? बिल्कुल, देखिए, मेरी अभी 48 घंटे पहले कुछ ऑयल कंपनी के टॉप ऑफिशियल से बात हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि जो 3 से 4 महीने के अंदर जो प्रॉफिट्स उन्होंने कमाया था, वो पिछले इस जंग के बाद उन्होंने लगभग तबाह कर चुके हैं। दूसरा, आप देखिए कि जो आपने इलेक्शंस की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए इस मामले को दबाने का प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन ऑयल कंपनी, अच्छा, जब से बीजेपी की ये मोदी सरकार आई, आप देखिए कि जितने भी बड़े काम वो कर रहे हैं, वो ऑयल कंपनी से ही उसका पैसा आता है, उससे चंदा आता है, उससे फंडिंग्स आती है। वो सारी फंडिंग्स को लेकर के लगातार वो इतना तामझाम कर रही है। तो अब ऑयल कंपनी जो डरी हुई है, उनका कहना है कि जिस तरीके से हमारे 4 महीने या 3 महीने का जो बजट था, जो हमने कमाई थी, वो हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर उसको गंवा चुके हैं। हमारे को गवर्नमेंट और दे नहीं रही है। अगर इलेक्शंस तक हमको इस तरह खींचा जाता है, तो ये समझ लीजिए कि हम माइनस में चले जाएंगे। उसको रिकवर करने के लिए हमारे को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्राइसिस भारत के अंदर आ सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम हर तरफ से मार खाएंगे, चाहे विदेश नीति को लेके हो, चाहे हमारे रिश्ते को लेके हो, या भारत के अंदर जिस तरीके से इलेक्शंस को ध्यान में रख करके भाव नहीं, दाम जो है वो नहीं बढ़ाया जा रहा है, कस के रखा गया, दबा के रखा गया। चलिए, अब एक लाइन में ये बताइए, जिस तरीके से कल ये हेडलाइंस बनी अलग अलग न्यूज चैनलों की, अखबार की, अमेरिका जिस फाइटर विमान को अपना सबसे खतरनाक और अदृश्य हो जाने वाला, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता है, मिस्टर इंडिया की तरह, जो अनिल कपूर वाली, मतलब फाइटर विमान, उस विमान को तो ईरान ने भेज दिया भाई। देखिए, रशिया ने 4 दिन पहले अपने टेलीविजन पे खबर चलाई है कि ईरानी मिसाइल हिट्स F-15, मतलब हिट नहीं हुई थी, असल में वो 2 सेकंड का फर्क पड़ गया था, जिससे वो निकल गई। और उसने ये कहा था कि आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका के पास, अपना माफ करेगा, ईरान के पास ऐसी मिसाइल ताकत आ चुकी है कि वो सीधे सीधे अमेरिका के हर जहाज को जो है वो टारगेट कर सकेगा। F-35 का सामने मामला हमने देखा, सिर्फ F-35 का नहीं है, अगर पिछले जब से जंग शुरू हुई है, ऐसा कहा जाता है 18 से 20 अलग अलग फाइटर प्लेन्स है जिसको ये एक तरीके से हमला करके उसको टारगेट किया गया। अच्छा, दूसरा, सिर्फ इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब्राहम लिंकन, गेरल्ड फ्रॉड, ये जितने भी बेड़े गिरे जाते हैं, है ना, वो बेड़े को अचानक उसे हटाना पड़ा, 3-3 हजार माइल्स उसको दूर भेजना पड़ा। उसकी वजह क्या थी कि उसको अब ये समझ में आ गया है कि ईरान इतनी ताकत रखता है कि वो अचानक इस पूरे मामले के अंदर वो जहाज को डुबा सकता है, तभी तो भागा है। तो आप, दुनिया भी ये समझ चुकी है कि जिस ताकत का बात कर रहे थे, ये F-35 की बात कर रहे थे, इस पूरे मामले के अंदर वो अब पावर रहा नहीं। दूसरा, आप एक जंग के अंदर एक चीज को समझिए जो बहुत अच्छी रीत से दुनिया नहीं समझ रही है, ईरान के पीछे फिलहाल रशिया और चाइना, ये 2 ताकतें खड़ी है, जो खुल करके मानिए या अलग रिश्ते, जिसके अंदर चाइना का काम है कि लाइव लोकेशन जो सैटेलाइट के जरिए वो देना। दूसरा, जो हथियार से रिलेटेड अमेरिका के जो हथियार है जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके ऊपर चाइना ने जो अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है, उसका क्या असर होता है, रशिया की टेक्नोलॉजीज का क्या असर होता है, कैसे उसके अंदर जीत करनी है, 5th और 6th जनरेशन के वार को लेकर के क्या क्या चीजें ध्यान में रखी, उसको पूरा एक तरीके से टेस्टिंग जो है ये दोनों कंट्रीज ने कर लिया है। और इसको लेकर के आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जो अमेरिका सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं, अब सुपर पावर का वो टैग कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। उसकी वजह है कि 2021 में जिस तरीके से वो भागे हैं अफगानिस्तान से, और अभी ईरान, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुपर पावर भी नो सुपर पावर। ये देखिए, ईरान को अमेरिका ने सोचा था कि हम 1-2 दिन के अंदर ही निपटा देंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा
अमेरिका की हवा निकल गई, सबसे मदद की भीख मांग रहा है अमेरिका और सब मना कर रहे हैं, भाई इसके साथ तो हम जाएंगे नहीं। और ज़्यादातर देश जो है जिनसे वो मदद मांगने गए नाटो कंट्रीज से, अलग अलग देशों से, वो साफ ये मान रहे हैं शायद कि ये अत्याचार है अमेरिका और इजराइल का, इसीलिए वो हाथ पीछे खींच रहे होंगे। बहरहाल देखिए, ईरान जो है शुरू में बहुत ही सस्ता हथियार निकाला, ड्रोन निकाला, गोदाम में भरा हुआ है, ज़बरदस्त बोल रहे हैं, अभी भयंकर अभी और जमा है। तो आने वाले दिनों में अगर युद्ध नहीं रुका तो दुनिया का क्या हाल होगा पता नहीं, वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। लेकिन हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, आने वाले दिनों में हम इकबाल ममदानी बहुत ही गहरी जानकारी रखते हैं उन इलाकों के, तो और भी जानकारियों के साथ उनके साथ हम चर्चा करेंगे, आपके साथ उनकी मुलाकात कराएंगे, रूबरू कराएंगे। आज बस इतना ही इस वीडियो के बारे में, और जो जानकारियां यहाँ शेयर की गई हैं और जो बातें हुई हैं, और आप अपने विचार भी जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार, ईद मुबारक एक बार फिर से आप सभी को।